उसके बेसिक्स को स्टडी किया, फिर फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर विच इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने जब आपको पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो उसमें यही बताया गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मोस्टली हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, प्लांट से या एनिमल से। लेकिन अब हमारे पास जो मेजर हम सोर्सेज की बात करें तो ये प्लांट्स और एनिमल्स की रिमेन्स से जो फॉसिल फ्यूल्स हमें ऑब्टेन करते हैं, जिनमें हमारे पास क्या आता है, पेट्रोलियम है, कोल है और नेचुरल गैस। ये मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मोस्टली हम अपनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इनको यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ है? हमें पता है कि इस अर्थ पे डिफरेंट चेंजेस आती हैं, उन एनवायरमेंटल की चेंजेस की वजह से जो प्लांट्स या एनिमल्स की बाकियात थी, रिमेन्स थी, वो ज़मीन के अंदर जब उनको मदफून हो गई, उनके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस हुए, बायो केमिकल डिके प्रोसेस हुआ, तो उसके रिज़ल्ट में वही रिमेन्स कन्वर्ट हो गई किस में, कोल में, नेचुरल गैस में या पेट्रोलियम में। इन जो पेट्रोलियम, नेचुरल गैस या कोल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहली बात है, कोल क्या चीज़ है? कोल, इसको उर्दू में हम बोलते हैं कोयला। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये जो कोयला है, ये कौन सा सोर्स है? सॉलिड सोर्स है किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इससे हम सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं। और ये बना कैसे? अब इसकी फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन क्या है? अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो तकरीबन जब 500 मिलियन ईयर्स इगो, ये आपने टाइम थोड़ा सा याद रखना है कि 500 मिलियन ईयर्स इगो ज़मीन पे जब डिफरेंट एनवायरमेंटल चेंजेस आए, उसके रिज़ल्ट में जो प्लांट्स थे, डेड प्लांट्स जिनको नाम दिया गया है, वो ज़मीन में दफन हो गए। अब ये मुख्तलिफ़ सूरतों में ये एनवायरमेंटल चेंजेस, आपको पता है, जैसे सैलाब आ सकते हैं, तूफ़ान आते हैं, ज़लज़ले आते हैं, बस्ती की बस्तियां ज़मीन में दब जाती हैं। इसी तरह उनकी वो एक इसकी वाज़े हमारे पास एग्जांपल है, जैसे हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं या हड़प्पा की बात करते हैं। ये एक दो सिंध की तहज़ीब और ये मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की जो हमारे पास एग्जांपल है, ये इसकी वाज़े हमारे पास इस चीज़ का वाज़े सबूत है कि ये कैसे तरह। इसी तरह हमारे पास जब 2005 में ये ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, उसमें बालाकोट की बहुत सारी बस्तियां ज़मीन के अंदर दब गई थीं, पता ही नहीं चला आज तक कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा, जब इस तरह के आफात आती हैं तो बहुत बड़े चेंजेस आती हैं। तो हमें पता है कि जब उसमें डेड प्लांट्स जो थे वो डाई कर गए, वो ज़मीन के अंदर मदफून हुए, तो उनके ऊपर ज़मीन की डिफरेंट ताहें बनती गईं। उनकी वजह से हुआ क्या कि उनके ऊपर जब जितनी कोई चीज़ ज़मीन अर्थ की सरफेस में डाउन जाती है तो उनके ऊपर उतना ही प्रेशर या टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है। अब क्या हुआ कि जब तकरीबन उन्हीं रिमेन्स जो ज़मीन के अंदर डेड प्लांट्स की थी, और कोयले के लिए आपने याद रखना है इसमें एनिमल्स की बात नहीं आएगी, सिर्फ कौन सी बात आएगी, प्लांट्स की बात आएगी। जब ये ज़मीन के अंदर मदफून हो गई तो उसके ऊपर जब बैक्टीरियल प्रोसेस हुआ, बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब है बैक्टीरिया की प्रेजेंस में किसी चीज़ का कन्वर्ट हो जाना। तो जब बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ तो वही वुड जो डेड प्लांट्स की थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट द फॉर्मेशन ऑफ कोल, या इसी को वो दूसरे लफ्ज़ों में ये भी पॉइंट कहता है, हाउ वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल, या हाउ कोल इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द वुड। तो इसके लिए देखें, मेरे पास थी वुड,
वो ज़मीन के अंदर जब दफन हुई तो उसके ऊपर बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ। किस चीज़ की प्रेजेंस में? टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में। और ये वुड कन्वर्ट किस में हो गई? पीट में। जब इसके ऊपर फर्दर प्रेशर या टेम्परेचर का हाई टेम्परेचर या प्रेशर का इफ़ेक्ट आया तो यही पीट किस में कन्वर्ट हो गई? लिग्नाइट में। ये लिग्नाइट के ऊपर फर्दर जब प्रेशर या टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? बिटुमिनस। और इसके ऊपर जब फर्दर टेम्परेचर या प्रेशर का इफ़ेक्ट आया तो ये किस में कन्वर्ट हो गई? एंथ्रासाइट में। अब अगर हम इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 50 to 60% कार्बन है। इसके अंदर हम बात करें तो 70% कार्बन है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 80% कार्बन है और इसमें 90 to 95% कार्बन है। यहाँ पे आपने 2 पॉइंट लिखनी है क्वालिटी ऑफ कोल के लिए। इसको यूनिक पॉइंट बना देंगे। यूनिक पॉइंट, जो क्वालिटी ऑफ कोल है ये डिपेंड किस पे करती है? परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। इसकी डिपेंडेंस आप लिख लेंगे। और अगर ये परसेंटेज ऑफ कार्बन ये हाई है उतनी ही क्वालिटी क्या होगी? हाई होगी। और अगर कार्बन की परसेंटेज लो होगी तो कोयला क्या होगा? लो क्वालिटी का होगा। अब यहाँ से आपने ये जो पॉइंट मैंने आपको यूनिक पॉइंट दिया है ये आपने नोट कर लिया है। तो आपसे मैं अगर पूछूं तो यहाँ से ये तो वुड है, ये कोयला की टाइप नहीं है, ये कन्वर्ट हुआ तो जब सबसे जो लोएस्ट क्वालिटी है कोल की वो कौन सी फॉर्म बनेगी? पीट। और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी है कोल की वो क्या है? क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? हाई है। और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है? लो है। तो आप यहां पे लिख लेंगे लोएस्ट क्वालिटी। इसी को आप लिख सकते हैं इंफीरियर क्वालिटी, और ये आप लिख सकते हैं हाई क्वालिटी या हाईएस्ट क्वालिटी, और इसी के साथ इसको आप लिख सकते हैं सुपीरियर क्वालिटी। तो यहाँ पे आपके 2 MCQ हो गया। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया राइट द फॉर्मेशन ऑफ कोल या हाउ वुड इज कन्वर्टेड इनटू कोल। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा मैंने आपको पॉइंट बताया क्या क्वालिटी ऑफ द कोल जो है वो किस पे डिपेंड करती है? परसेंटेज ऑफ कार्बन पे। जितनी परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई होगी उतनी क्वालिटी क्या होगी? हाई होगी। तो इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होगी? बेस्ट क्वालिटी वो क्या है? या हाईएस्ट क्वालिटी वो कोयले की क्या होगी? एंथ्रासाइट। और लोएस्ट क्वालिटी या जो दूसरे इंफीरियर क्वालिटी का जो कोयला होगा वो किस फॉर्म में होगा? पीट फॉर्म में होगा। अब इससे अगली बात पे आते हैं। अब इस कोयले से अगर हमने उसके कंपोनेंट्स को या उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट करेंगे? उस प्रोसेस का जो नाम है उसे हम बोलते हैं प्रोसेस, वो क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है इंतशार पैदा करना, किसी चीज़ को बिखेरना। ज़ाहिरी बात है ये हमारे पास इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब इसके कंपोनेंट्स को हमने सेपरेट करना है तो एक किस्म का उसका इंतशार ही हो रहा है ना, उसको सेपरेट कर रही हैं। तो ये डिस्टिलेशन 2 तरह की होती है। एक होती है डिस्ट्रक्टिव
और दूसरी इसकी टाइप क्या है, फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाइड किस पे है, लिक्विड पे, और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किस पे अप्लाइड है, सॉलिड पे। अब आपसे मेरा सवाल है, आपसे अगर कोई पूछता है कि अगर हमने कोल से उसके कंपोनेंट को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपने सेपरेट करना है तो आप कोल की कौन सी डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड और ये सॉलिड फॉर्म है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब हम अगले पॉइंट पे मैं आपको लेके आता हूं कि जब हम कोल को उसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्ट्रक्टिव मीन भी आपको बता रहा है, डिस्ट्रक्टिव कर मतलब उसको तोड़ना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे, उसके रिजल्ट में इसके जो कंपोनेंट्स निकलेंगे, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोनाइजेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब मैं इसकी डेफिनेशन बाद में लिखता हूं, इसके कंपोनेंट्स की बात करता हूं, तो वो 3 कंपोनेंट्स आपको निकलेंगे। सबसे पहली बात कोक, कोल गैस, और तीसरा क्या है, कोल तार। ये किस फॉर्म में है, अगेन सॉलिड में, ये कुछ स्टेट में है, गैस में है, और ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अब हम डिफाइन करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। डिस्ट्रक्टिव नजर आ रहा है आप लोगों को, डिस्टिलेशन ये क्या होगा, सेपरेशन ऑफ अ कोल, या इसको व्हेन कोल इज हीटेड, कोल इज हीटेड at high temperature in the absence of air, ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमने की, then coal is converted into ये वाले पार्ट आ गए। क्लियर हो गया? अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को अगर डेफिनेशन आपने लिखनी है तो क्या लिखेंगे, व्हेन द कोल इज, और इसी का दूसरा नाम क्या है, कार्बोनाइजेशन। अगेन वही बात कर रहा हूं, व्हेन अ कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द अब्सेंस ऑफ एयर। ये पॉइंट आपके लिए याद करने का है कि अब्सेंस ऑफ एयर, एयर नहीं होनी चाहिए। उसकी रीजन क्या है, हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं, उसकी कंबस्चन या उसकी बर्निंग नहीं कर रहे, और हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी कंबस्चन भी हो जाती है और इसकी बर्निंग भी हो जाती है। जब अगर किसी चीज़ को हम कंबस्चन कर देंगे या उसकी बर्निंग कर देगी, वो तो चीज़ ख़त्म हो गई, हमें उसके कंपोनेंट कैसे मिलेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। उसके लिए हम उसको हीट देंगे, लेकिन इसके लिए आपने एक असेंबली या एक चैम्बर बनाएंगे। किस तरह, ये मेरे पास एक असेंबली है जिसको हम कंबस्टन चैम्बर कहेंगे। इसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जिसको कोयला है उसको रख देंगे, इसके बाहर इलेक्ट्रिकल फर्नेस से हीट प्रोवाइड करेंगे। इसकी एग्जांपल आपने ऐसे समझनी है कि एक रूम है या एक कमरा है, उसको मुकम्मल तौर पर क्लोज कर दिया किया कि उसके अंदर एयर की बिल्कुल कोई पैसेज नहीं है, और उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे से आप उसको क्या कर देते हैं, हीट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ज़ाहिर बात है कमरे के अंदर हीट आएगी या नहीं आएगी, आएगी। अब उस केस में वो डिकम्पोज होगा, अपने कंपोनेंट्स में बर्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बर्निंग के लिए या कंबस्चन के लिए एक एसेंशियल चीज़ क्या है कि ऑक्सीजन दी जाए। अगर उसको एयर मिल गई तो फिर तो वो जलना शुरू कर देगा, इसलिए हमें उसको एयर नहीं देनी, हम उसको जलाना नहीं चाहते, हम उसकी क्या करना चाह रहे हैं कि जस्ट उसका क्या हो,
वो कंपोनेंट में डिवाइड हो। तो इसलिए जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा इसको इस क्लोज्ड चैम्बर में रखेंगे और उसके बाहर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे। उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल को जिस चैम्बर में रखा है वहाँ पे एयर नहीं जानी चाहिए। अगर एयर जाएगी तो वो जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको क्लोज्ड रखा जाएगा जैसे उसको डिकम्पोज कराया जाए। अब ये जब उसको हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो क्या बना, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। अब देखें ये एक पार्ट है कोक, ये सॉलिड फॉर्म है, ये कोल गैस, ये किस स्टेट में है, गैस स्टेट में, और ये है कोल तार, ये किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। अब देखें अगर लिक्विड से यानी मैंने कोल तार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, तो मैं इसकी कौन सी डिस्टिलेशन करूंगा। अब मैंने ये आपको बता दिया है कि ये कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट, तो इसके लिए कौन सी डिस्टिलेशन की जाएगी, फ्रैक्शनल या डिस्ट्रक्टिव, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो फ्रैक्शनल, जब इस कोल तार से जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालना चाहते हैं तो इसकी क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। अब अगली पॉइंट पे हम आते हैं ये कि हमारे पास इसका यूज़ किया है। कोल को पाकिस्तान में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक लेवल में घरों में इसको यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ होटल्स पे इसको यूज़ किया जा रहा है। ये बारबेक्यू वगैरह जो करते हैं तो वहाँ पे इनको कोल को, हाँ वहाँ पे क्वालिटी कौन सी यूज़ की जाती है, लो क्वालिटी का यूज़ होता है, वहाँ पे वो हाई क्वालिटी का कोयला यूज़ नहीं होता। हाई क्वालिटी का जो कोयला है ये हमारा कहाँ पे यूज़ होता है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और इसका तकरीबन मोस्टली पार्ट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये ईंटें बनाने वाले भट्ठों में, जिनको हम ब्रिक्स किल्न कहते हैं, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और इसको थर्मल पावर स्टेशंस में या पुराने वक्तों में कुछ ऐसी रेलगाड़ियाँ थीं जो कोयले पे चलती थीं, वो वहाँ से उसको हीट दी जाती थी, वो आगे स्टीम बनती थी और उससे वो गाड़ियाँ रेलगाड़ी वगैरह चलती थी। ये इसके यूजेस हैं। अब अगली बात, पाकिस्तान में इसके रिसोर्सेज कितने हैं, तो इसको याद रखने के लिए आप ये पॉइंट याद रखें कि सरफेस ऑफ अर्थ से अब ऊपर जब आप किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जियोग्राफिकल स्टडी, और सरफेस ऑफ अर्थ से बिलो सरफेस ऑफ अर्थ अगर किसी चीज़ को स्टडी किया जाता है तो उसे हम कहते हैं जियोलॉजी। अब आपको पता है कि ये कोयला ज़मीन के ऊपर है या नीचे है, नीचे है, तो इसके लिए हम कौन सा सर्वे करेंगे, जियोलॉजिकल या जियोग्राफी। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो कोल के टोटल ज़खायर हैं वो कितने हैं, 184 बिलियन टन है, बिलियन टन्स, ये टोटल जो अमाउंट ऑफ कोयला है जो पाकिस्तान के अंदर इसके ज़खायर मौजूद हैं। क्लियर है पॉइंट। तो इसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो क्या है, नेचुरल गैस। तो यहाँ तक अगर आप लोग इसको नोट करना चाह रहे हैं या इसको कोई पिक लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर स्क्रीनशॉट ले लें अगला बात में। जी नेक्स्ट जो हमारा कोल के बाद नेक्स्ट सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान है, जहाँ पेट्रोलियम के रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है, वहाँ नेचुरल गैस एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। हम इसको मुख्तलिफ एनर्जी रिसोर्सेज में नेचुरल गैस को एज आ फ्यूल यूज़ करते हैं। और फ्यूल का मतलब बात आई है तो वो भी आपको बताता जाऊँ। फ्यूल सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई गैस हो या पेट्रोल हो या डीज़ल हो या ये वाली चीज़ें नहीं होती। फ्यूल कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। अब फॉर एग्जांपल मैं खाना खाता हूँ तो वो मैं एक मशीन की तरह काम कर रहा हूँ, तो मेरी मशीनरी का फ्यूल ये नहीं है कि मैं पेट्रोल यूज़ कर लूँ, डीज़ल यूज़ कर लूँ, नेचुरल गैस या कोयला, नहीं। इस मशीनरी को जो अल्लाह ताला ने बनाया है इसके लिए जो फ्यूल है वो मेरी खाना है, जो मैं खुराक खाता हूँ। ज़ाहिर बात है जब मैं खाता हूँ तो उसमें मुझे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूल बेसिकली वो चीज़ है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये एक इसको एज आ फ्यूल एनर्जी रिसोर्स के में यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में।
अब ज़ाहिर बात है गैस है, तो यहाँ पे जो कंपाउंड आएंगे उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हाई होगा या लो होगा। हमने ये एक पॉइंट पढ़ा था कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं, मास पे डिपेंड करती हैं। यानी बेसिकली ये डिपेंड करती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, मास पे। अब जहरी बात है गैस के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, जब गैस होती है तो उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। तो जहरी बात है जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं तो उनका मास क्या होगा, लो होगा। जब मास लो होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जहरी बात है लो बॉइलिंग पॉइंट। हाई वोलाटाइल, ये क्या होगा, इनका हाई वोलाटाइल होंगी, हाई वोलाटाइल। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली नेचुरल गैस किस चीज़ का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। जब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स है तो वहाँ पे जो हम हाइड्रोकार्बन लेंगे उनका मास हाई होगा जो लो होगा, लो होगा। जब उनका मास लो होगा तो उनमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास नेचुरल गैस का मेजर पार्ट है, मेजर पोर्शन जो है वो क्या है, मीथेन है। और मीथेन कितने परसेंट है, 85% नेचुरल गैस में मीथेन होती है। और अगली बात इसके अंदर आते हैं, इसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी रिसोर्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज में। अब इसमें डोमेस्टिक लेवल पे इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। अगर यूजेस की बात करें तो गाड़ियों में इसको फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, लेकिन किस फॉर्म में, CNG की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। हाँ, एक और बात मैंने बता दी कि पाकिस्तान के अंदर जो कोयले के ज़ख़ायर हैं उसको फर्दर लोकेट करने के लिए मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो हैं इदारे काम कर रहे हैं, जैसे सिंध कोल अथार्टी है, पंजाब कोल अथार्टी है, और बलूचिस्तान में भी इसी तरह काम किया जा रहा है टू लोकेट द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अभी जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने दो सोर्स पढ़ाए, एक है कोल, दूसरा है नेचुरल गैस, तीसरा पेट्रोलियम है, वो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो पहला वाला पॉइंट समझा, हाई वोलाटाइल। अब देखें वोलाटाइल क्या होता है, जिस चीज़ का जो इंटर मालिकुलर फोर्सेस वीक होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके पास एक है पेट्रोल, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, जो पानी है, इनमें कौन खुद ब खुद एवेपोरेट कर जाता है, पेट्रोल। इसका मतलब क्या है कि वो वोलाटाइल ज़्यादा है। पानी क्या है, वोलाटाइल, वो भी एवेपोरेट करता है लेकिन इतना नहीं है। अब जितनी इंटर मालिकुलर फोर्सेस वीक होंगी वो खुद ब खुद क्या हो जाएंगी, एवेपोरेट करते हैं। तो ये हाई वोलाटाइल, जो हाई वोलाटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो क्यों हाई वोलाटाइल का इंटर मालिकुलर फोर्सेस के जो हैं वीक हैं, तो उसकी वजह से उसकी वोलाटाइलिटी क्या है, हाई है। गैस खुद ब खुद उड़ नहीं जाती। तो अगर हम पेट्रोल की बात करें तो वो क्या है, मोर वोलाटाइल, और जो वाटर है वो लेस वोलाटाइल है, बल्कि नहीं है ना होने के बराबर, वो खुद ब खुद नहीं उड़ता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस वीक है। तो अगर आपको पता है गैस में इंटर मालिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। क्लियर, ओके जी स्टूडेंट्स, आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट हम पेट्रोलियम पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।